हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है टॉपिक देख रहे थे, तो इसी का ये तीसरा वीडियो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। और इसमें अगर हम देखें तो आज का ये वीडियो जो होगा इसमें उत्तर प्रदेश का खनिज संसाधन, इसमें कुछ मतलब इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उद्योग हो गया, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हो गया। वो डीओपी के तहत जितने भी उत्पाद हैं उनको बात करेंगे। दुग्ध उत्पाद के बारे में देखेंगे और उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। साथ ही साथ परिवहन एवं संचार के बारे में भी, और रेल परिवहन, वायु परिवहन इसके अंतर्गत, और उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ इस वीडियो में है जानने को, इसलिए वीडियो से एंड तक बने रहिएगा, तभी इसका जो है फ़ायदा आपको एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने इसके पहले का 2 वीडियो नहीं देखा, चैनल पर जाएँ, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा जरूर। क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए जहाँ भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो भी दिया गया सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन से। और हाँ, जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, इसकी बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश से जो विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला है, वहाँ उसके बीच जो है विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा जो है दबी हुई है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है चूना पत्थर, कोयला हो गया, मैग्नेसाइट है, सॉफ्ट स्टोन है, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट, डायस्पोर, सिलिमेनाइट, पायरोफाइलाइट और एंडोलूसाइट प्रमुख हैं। ये इतने सारे उत्तर प्रदेश में जो है खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले जो है वो खनिज पदार्थों के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं, जैसे कि वो सोनभद्र हो गया, ललितपुर एरिया, ठीक है, झांसी, ठीक है। तो ये जो एरिया हैं ये खनिज पदार्थ के रूप में जो है विशेष रूप से 8 दक्षिणी जिले जाने जाते हैं। एक एक करके हम इसको जानेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में खनिज की बात करें तो राज्य खनिज निगम की स्थापना कब किया गया था, तो 23 मार्च 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के लिए प्रमुख पूछा जाता है क्षेत्र कौन सा, तो एकमात्र जिला ललितपुर है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। एकमात्र जिला ललितपुर है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। हीरा का प्रमुख जो क्षेत्र है वो बांदा और मिर्जापुर 2 जिला आता है हीरा प्रमुख क्षेत्र में, ठीक है। साथ ही साथ खनिज बहुल जिलों में प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और ललितपुर, ये सारे जिले जो है खनिज बहुल जिला कहलाते हैं, ठीक है। भूतत्व खनिज कर्म के निदेशालय की स्थापना कब किया गया था, तो वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हो गया। अब उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन एवं जिला की बात करेंगे तो देखिए, ललितपुर जिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो जैसे पायरोफाइलाइट हो गया, सोना है, बॉक्साइट है, तांबा जो कि सोनराई क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, लौह अयस्क, डायस्पोर, प्लेटिनम, रॉक फॉस्फेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, यूरेनियम, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यूरेनियम, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ ललितपुर जिला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है ललितपुर में। सोनभद्र जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर संगमरमर की प्राप्ति होती है, डोलोमाइट होता है, सोना, कोयला इंपॉर्टेंट है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र को पूछ लिया जाता है क्षेत्र भी, तो याद रखिएगा सिंगरौली क्षेत्र में कोयला का प्रमुख उत्पादन सोनभद्र जिला में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ग्रेनाइट और चूना पत्थर की भी वहाँ अधिकता है, ठीक है। अब बात करें झांसी जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कांच बालू पाया जाता है, ठीक है। कांच बालू सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पूछा जाता है प्रयागराज जिला, प्रयागराज में भी कांच बालू पाया जाता है। पोटास लवण की प्राप्ति होती है झांसी जिले से, सेल खड़ी की प्राप्ति होती है, जिप्सम हो गया, डायस्पोर है और एस्बेस्टस है। इतने सारे जो खनिज हैं वो झांसी जिले में प्राप्ति होती है, ठीक है। मिर्जापुर वाले जिले में अगर देखा जाए तो मिर्जापुर में संगमरमर, पायराइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एंडोलोसाइट, इमारती पत्थर जिसको सैंड स्टोन कहते हैं, ये मिर्जापुर से रिलेटेड है, मिर्जापुर क्षेत्र। फायर क्ले भी मिर्जापुर जिले में, और हीरा जो कि जंगल क्षेत्र में है वहाँ से प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से मिर्जापुर में इतने सारे जो है आपके खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो ये सिंगरौली क्षेत्र हो जाएगा जो कि सोनभद्र जिले में है, वहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य जो बालू है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये होता है गंगा और यमुना नदियों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला एकमात्र ललितपुर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना तो ये किया गया 23 मार्च 1974 को। तो खनिज से संबंधित इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं।
चलिए ये हो गया खनिज। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग। उद्योग की बात करेंगे तो ये जब 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई किया गया तो उसके साथ ही आर्थिक नीतियों के स्वरूप और गठन में भी जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिनका लक्ष्य क्या था, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को जो है प्रोत्साहन देना इसका मेन लक्ष्य रहा था। अब उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त यानी एसईजेड जिसको कहते हैं, इसकी संख्या केंद्र सरकार के द्वारा 1 है, ठीक है, और अधिसूचित एसईजेड की संख्या टोटल 23 है, ठीक है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त जो है एसईजेड की संख्या कितना है, माने कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो ये 24 है, और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि इसकी संख्या 13 है 30 जून 2023 तक, ठीक है। तो ये आंकड़े कुछ याद रखिएगा। साथ ही साथ अब कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करेंगे, बहुत बार पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जिसको हम कहते हैं यूपी का, ठीक है, यूपी का जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है, ठीक है। ये 1952 में इसकी स्थापना कानपुर में किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना भी 1961 में कानपुर में किया गया, जो कि आप जो है प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये 1954 में इसकी स्थापना किया गया था कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये कानपुर नगर में जो है औद्योगिक संस्थान स्थित है। उद्योग से संबंधित तो कुछ क्षेत्र हैं प्रमुख हैं, जैसे कि रेल पहिया का कारखाना कहाँ है, तो ये रायबरेली में है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहते हैं, तो ये कानपुर को कहा जाता है। प्रथम चीनी मिल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रतापपुर में हुआ था, यह देवरिया में पड़ता है। 1903 में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग अगर देखा जाएगा, इस तरीके पूछा जाएगा तो वो है हथकरघा, ठीक है। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लखनऊ में कौन कौन सी औद्योगिक संस्थान स्थित है प्रमुख, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम यानी जिसको पिकअप कहते हैं, ये 1972 में लखनऊ में स्थित है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। टाटा मोटर्स जो कि ट्रक प्लांट है, ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966, ये भी कहाँ है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं सोनभद्र जिले में प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन सा है, तो सिंगरौली कोयला खान ये सिंगरौली में है सोनभद्र में। सीमेंट कारखाना ये भी सोनभद्र में, कहाँ पर है, चुर्क एवं डाला में, ठीक है। ये सोनभद्र का एक स्थान का नाम है। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो कि एल्युमिनियम वाला रेनकोट में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये सोनभद्र जिले के अंतर्गत जो है स्थापित संस्थान हो गए। अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग की बात करें तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ है, तो मंडुआडीह में पड़ता है, स्थित है। कहाँ पर है, वाराणसी में। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो फूलपुर में। फूलपुर कहाँ है, प्रयागराज में। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में किया गया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में किया गया स्थापना इसके। नैनी कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज में है। कृत्रिम अंग का निर्माण जो लिमिटेड है ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग, तो ये वही चीज़ है, 2 बार पे जो है संकलित हो गया है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ से होगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख एवं लघु कुटीर उद्योग की बात करेंगे। तो प्रमुख एवं लघु कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि दरी का निर्माण, ठीक है, दरी निर्माण हो गया, औषधि निर्माण हो गया, इत्र एवं सुगंधित तेल होगा, गलीचा का निर्माण होगा। तो कहाँ पर होता है, किन जिलों में जो है सर्वाधिक मात्रा में इसका निर्माण किया जाता है। तो दरी के निर्माण की बात करेंगे तो ये बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, इतने सारे जिलों में जो है दरी का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे औषधि निर्माण, तो औषधि का निर्माण जो है सहारनपुर हो गया, ठीक है, सहारनपुर हो गया। सहारनपुर के साथ साथ लखनऊ में भी औषधि निर्माण, कानपुर में भी औषधि निर्माण और झांसी में भी औषधि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। गलीचे के निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो गलीचे का निर्माण जो है ये आगरा में, मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी, ये 4 जिले फेमस हैं। इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए गाजीपुर हो गया, प्रयागराज, लखनऊ सबसे इम्पॉर्टेंट है, कन्नौज और जौनपुर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया सिलाई उद्योग की अगर हम बात करेंगे
तो दिया सिलाई उद्योग जो है रामपुर, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज और मेरठ में किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनाया जाता है? खुर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुलंदशहर में पड़ता है, और गाजियाबाद। ठीक है। लकड़ी के फर्नीचर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में इससे संबंधित काम होता है, बरेली में हाथरस और वाराणसी में काम किया जाता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र की बात करेंगे तो ये जो है मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मगहर और मुबारकपुर जो है क्षेत्रों में हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापित हुए हैं। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो पीतल और कलई के बर्तन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर जो है इसकी जो है निर्माण होता है, तो वाराणसी में होता है, मिर्ज़ापुर हो गया, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, बड़ौद, हापुड़, शामली और मुरादाबाद क्षेत्रों में जो है पीतल और कढ़ाई के बर्तन का निर्माण किया जाता है। अब कुछ जैसे कि लकड़ी के खिलौने इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। खेल के सामान के लिए मेरठ सबसे फेमस है, आगरा भी है साथ ही साथ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर में बनता है। जरी और चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी में बनता है। ठीक है। तो अभी देखिए जरी और चिकन पर गोटे का काम, चिकन पर गोटे का काम जो है लखनऊ फेमस है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वाराणसी नहीं पता होगा। तो अब इस तरीके से ऑप्शन में मेन नहीं देकर उसके साइड वाला देता है, तो वाराणसी अब आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें खेल के सामान में मेरठ फेमस है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आगरा भी आपको याद रखना, आगरा पूछ सकता है। लकड़ी के खिलौना लखनऊ और वाराणसी दोनों याद रखिए। मिट्टी के खिलौना आगरा और गोरखपुर दोनों याद रखिए, क्योंकि एक इनमें से कोई पूछ सकता है। ठीक है। चलिए, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रमुख चिन्हित जो उत्पाद हैं, जैसे कि जरी जरदोजी है, ये एक जिला एक उत्पाद के तहत, इसके अंतर्गत जिले जो आते हैं चंदौली, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज और उन्नाव, यहाँ सभी जो है इसके वन ओडीओपी के तहत जो है यहाँ पे जो चिन्हित किया गया उत्पाद वो है जरी जरदोजी। ठीक है। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण की बात करेंगे तो यहाँ पे कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी में केला से संबंधित चीज़ें हैं। बलरामपुर में दाल से संबंधित प्रसंस्करण होता है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है और गोंडा दाल के लिए फेमस है। यहाँ पे ओडीओपी के तहत चिन्हित किया गया है। ठीक है। इसके बाद फिर अब आ गया गुड़। गुड़ के लिए 2 जिले रखे गए हैं, अयोध्या में और ओडीओपी के तहत, और मुजफ्फरनगर है। ठीक है। मूंज उत्पाद की अगर हम बात करें तो प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर 3 जिले रखे गए इसके तहत, ओडीओपी के तहत चिन्हित किए गए। हमीरपुर जूते के लिए चिन्हित है किया गया है ओडीओपी के तहत। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है बुलंदशहर जिले को जो है ओडीओपी के तहत चिन्हित किया गया है। झांसी, यहाँ सॉफ्ट टॉयज बनाए जाते हैं। अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है। ठीक है। लखीमपुर और श्रावस्ती ये जनजातीय शिल्प के लिए जो है ये चिन्हित किया गया है। देसी घी कौन से जिले के लिए ओडीओपी के तहत आता है? तो औरैया जिला आता है। खेल का सामान मेरठ, घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद ये सब एटा जिले के चिन्हित हैं। ठीक है। इसके बाद फिर फर्नीचर के लिए जो है महाराजगंज, बनारसी जो रेशम साड़ी हो बनारसी, सिले सिलाए हुआ थे गौतम बुद्ध नगर, और बांसुरी जो है फेमस है। बांसुरी इंपॉर्टेंट है, ये पीलीभीत जिले को जो है ओडीओपी के तहत रखा गया है, बांसुरी के तहत। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध विकास और पशुपालन, ये 2 चीज़ें जानना है हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की जो पृथक रूप से स्थापना किया गया था 1944 में किया गया था। ठीक है। सन 1944 में किया गया था। नहीं, वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बृहत्तर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश अर्थव्यवस्था में योगदान 2021-22 के और 2020-21 के अंतिम अनुमान में प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 6.6% और 7% के स्तर पर है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो है योगदान। चलिए, उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के जो है प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? तो इसके प्रमुख आयाम में पशु पोषण आता है, उन्नत पशु प्रजनन हो जाता है, पशु स्वास्थ्य हो जाता है और पशु प्रबंधन आते हैं। 4 प्रकार के इसके आयाम रखे गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के लिए। अब 20वीं पशुगणना जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68 मिलियन है, जो कि देश में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। पशुओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु कितने हैं? तो 19 मिलियन है, जो कि देश में दूसरा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में कुल महिष वंशीय यानी भैंस पशु कितने हैं? तो 33 मिलियन है, जो कि देश में प्रथम स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में बकरियां कितनी हैं? तो 14.5 मिलियन है, जो कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या 1 मिलियन आती है। उत्तर प्रदेश में सूकरों यानी सुअरों की संख्या 0.41 मिलियन आता है। ये कुछ डाटा है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता जो उपलब्ध थी उत्तर प्रदेश में वो कितनी थी? तो 426 ग्राम प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति दूध उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम
कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना कब किया गया? तो 1907 में किया गया था। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब किया था? तो 1937 में लखनऊ में किया गया था। प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछ लिया था कभी कभी संस्थान से जुड़े चीज़ें कि कब स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े 2022-23 के तहत अगर हम देखें तो अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां स्थान आता है। ठीक है, 9वां स्थान आता है। ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 6वां स्थान आता है और प्रथम स्थान पर जो है कौन आता है? राजस्थान आता है। ठीक है, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान आता है। मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान आता है। ये 2022-23 के आंकड़े के वर्ष के अनुसार आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां। जनजातियां से क्वेश्चन बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो जनजातियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 1.09% भाग है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कुल भारत की कुल जनजातियों की संख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान यानी कि अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड सहित यानी कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में ही था तब 5 जनजातियों जिसमें आपका आ जाता है इसमें भोटिया, बुक्सा, जौनासारी, साथ ही साथ जौनासारी के बाद इसमें राजी और थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा इसमें दिया गया था। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड जब पृथक हो गया यानी कि अलग हो गया तब 2003 में संशोधन के बाद यहाँ पे आदेश के द्वारा 10 अन्य जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा और प्रदान किया गया। तो ये आपको याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि 2003 के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 10 जनजातियों को प्रदान किया गया और उसके पहले 5 और अन्य जनजातियों को दिया गया था। ठीक है, राज्य की प्रमुख जनजातियां समूह कौन कौन सी हैं? तो उनके नाम याद रखिए। गोंड समूह हो गया, बुक्सा हो गया, थारू, राजी, जौनासारी, बैगा और खरवार समूह, ये प्रमुख जनजातियां उत्तर प्रदेश की। इसके बाद माहीगीर जनजातीय जो समुदाय है ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। प्रमुख क्षेत्र इसका कहाँ पर? तो बिजनौर जिला है। इनका प्रमुख जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका क्या है? तो इनका जो है वो होता है मछली पकड़ना। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में जो है मुस्लिम जनजाति के रूप में, परंतु वर्तमान ये भारत के जो है किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में जो है अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है। ये ओबीसी में जो है इन्हें शामिल कर दिया गया है। इसके बाद बुक्सा या भोक्सा जनजात, बुक्सा को बोक्सा भी कहा जाता है। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो इनके जो मुख्य प्रमुख आराध्य हैं वो हैं चामुंडा देवी। ठीक है, चामुंडा देवी इनके जो है प्रमुख आराध्य हैं और ये प्रमुख क्षेत्र मतलब कहाँ बुक्सा जनजाति पाई जाती हैं? तो बिजनौर जिला में पाई जाती हैं। और ये बुक्सा जनजाति के पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तखत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका संबंध जो है वो पटवार राजपूत घराने से होता है। ठीक है, और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि होती है। ये खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो इस तरीके से बुक्सा जनजाति के बारे में चीज़ें हो गई। इतने से ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाएंगी इन जनजातियों के बारे में। फिर अब आ जाते हैं थारू जनजाति। तो इनकी प्रमुख एक परियोजना चलाई गई थी थारू विकास परियोजना, जो कि प्रारंभ किया गया था 3 अक्टूबर 1980 को। ठीक है, और इनका निवास क्षेत्र जान लीजिए तराई क्षेत्र आता है गोरखपुर वाला, वहाँ पे थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये किरात वंश से संबंधित है। किरात एक वंश है जिसके ये थारू जनजाति जो है उनसे संबंधित है। इनकी शारीरिक जो संरचना होती है, इनका कद जो होता है छोटा होता है, पीला रंग होता है और चौड़ी मुखाकृति होती है। ठीक है, भवन का निर्माण ये करते हैं लकड़ी के लट्ठे और नरकुलों में। ठीक है, प्रथा इनमें क्या है? तो ये संयुक्त परिवार को फॉलो करते हैं। दीपावली जो त्यौहार होता है ये शोक के रूप में मनाते हैं और इनमें जो है बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है, इनका प्रमुख एक त्यौहार है जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बजहर जो त्यौहार है ये थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद सोनभद्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं जो सोनभद्र में ही निवास करती हैं। अब सोनभद्र में चेरो जनजात, पहाड़िया जनजात, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी और भुइयां जनजाति, इतनी सारी जनजातियां जो आपके सोनभद्र जिले में जो है ये निवास करती हैं। ठीक है, जौनासारी जनजाति के बारे में अब हम बात करेंगे। जौनासारी जनजाति की बात करें तो जो है इनके प्रमुख उत्सव हैं, कुछ पूछे जाते हैं जैसे कि विक्सु उत्सव, पंचोई उत्सव और दियाई उत्सव। ये 3 उत्सव आपको इनके याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस
जनजाति से संबंधित उत्सव है। तो आपको बताना है जौनासारी। इनके प्रमुख नृत्य याद रखिएगा, नृत्य के बारे में पूछे जाते हैं। रासो नृत्य, ये जौनासारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। घूमसू नृत्य, धी नृत्य, ठीक है, धुंडचा नृत्य, सराई नृत्य, अंडे कांडे नृत्य, झेला नृत्य, घोड़ों तथा जंगबाजी नृत्य, ये सभी नृत्य जो है किससे संबंधित है? तो ये सभी नृत्य जो है आपके जौनासारी जनजाति से उससे संबंधित है। इसमें से कोई भी एक इस तरीके से पूछ लेगा। अगर हार्ड बनाना होगा तो इन नृत्यों के बारे में पूछ लेगा कि ये जो है किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं खरवार जनजाति के बारे में। खरवार जनजाति की अगर हम बात करें तो ये देखिए, खरवार जनजाति जो है इनका प्रमुख नृत्य क्या होता है? तो कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो होता है वो क्या है? खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य, आपको याद रखना है। इनका मूल निवासी, ये मूल निवासी कहाँ के हैं? तो पलामू, पलामू जो एक जगह का नाम है, झारखंड में पड़ता है, वहाँ के ये मूल निवासी हैं। कौन? खरवार जनजाति के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी उपजातियाँ भी होती हैं। इनकी उपजातियों में कौन कौन से? तो गंजू हैं, आर्मिया, सूरजवंशी, पटबंदी, दौतलबंदी, खैरी, राउत, मोगली और मोझाइली, ये सभी जो इनकी उपजातियाँ होती हैं। इनके प्रमुख देवता बहुत सारे हैं, तो याद रखिएगा, बदहूस, बनसंती, दूल्हा देव, गोरिया और घमसान, ये सभी इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है। इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बलिया जिला, वाराणसी, गाजीपुर और सोनभद्र और देवरिया जिला, ये सभी जिला में जो है ये खरवार जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है। अब कुछ अनुसूचित जनजातियां जो 2003 में घोषित किया गया है उनको बारे में जान लेते हैं। गोंड समूह हो गया। गोंड समूह में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राज गोंड, ये सभी आते हैं। और ये जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? तो अधिकतर जिले में उत्तर प्रदेश के निवास करते हैं, जिसमें आपका हो गया महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही, ये सभी पूर्वांचल क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर अब आ जाते हैं दूसरे जो जनजाति घोषित किया गया था, खरवार समूह। इसमें खरवार या खैरवार इन्हें भी कहा जाता है। ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति आ जाती है जो कि ललितपुर में निवास करती है। पहाड़िया जनजाति जो है ये सोनभद्र में निवास करती है। बैगा जनजाति जो है ये सोनभद्र में निवास करती है। पनखा या पनिका जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र में। अगरिया जनजाति सोनभद्र, पटारी जनजाति सोनभद्र, चेरो जनजाति सोनभद्र एवं वाराणसी और भुइया जनजाति सोनभद्र में निवास करती हैं। तो टोटल ये 10 जनजातियां जो 2003 में जोड़ी गई थी, ये सभी जनजातियां हो गई और इनके रहने के स्थान के नाम हो गए, ठीक है। 24 दिसंबर 2022 को जो है अधिसूचित संशोधन आदेश के अनुसार गोंड समूह के जनपदों में संत कबीरनगर, कुशीनगर और चंदौली और भदोही भी शामिल किया गया। तो ये बहुत लेटेस्ट जिला है, इनको आपको याद रखना है, इन चारों जिलों के नाम, क्योंकि इससे पूछ सकते हैं कि गोंड जनजातियां इनमें से किस जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। पुराना तो है ही है, ये नए वाले में जरूर पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना 4 जिले, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजातियों का क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश में है वो है गोंड, ठीक है। गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में खरवार आती है, फिर तीसरे नंबर पर थारू आती है। तो ये क्रम है इनका, अवरोही क्रम है, ठीक है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया है आपके लखीमपुर खीरी जिला में, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? लखीमपुर खीरी जिला में जो है स्थापना किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और विकास निगम के द्वारा 2001-2002 में लागू की गई योजना कौन सी थी? तो उस योजना का नाम याद रखिएगा, सैनिटरी मार्ट योजना है। और इसका उद्देश्य क्या रहा था? सिर पर जो है मैला ढोने के पर जो है रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना, इसका जो है क्या था? मेन उद्देश्य रहा था, ठीक है। तो ये हो गई जनजातियाँ। अब हम आगे उत्तर प्रदेश के परिवहन और संचार के बारे में बात करेंगे। परिवहन और संचार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो इसकी जो और संरचना विकास के लिए जो है सड़क मार्ग तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख जो है प्राथमिकता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो साधन है सड़क, रेल, वायु और जल, ये 4 प्रकार के हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो है 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल डाकघर उत्तर प्रदेश में 17,890 हैं 2021-22 के अनुसार। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, आपको इस तरीके से याद रखना है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो गोरखपुर जिले में बना हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है ये 1911 में इलाहाबाद के नैनी से शुरुआत किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना 2004 में किया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई 2021 से 22 तक
2,69,936 किलोमीटर है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2022 तक 12,270 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, तो दूसरा स्थान आता है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-19 है, जो कि दिल्ली से कोलकाता होकर जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अब देखते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। अब जितने भी एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है वो सभी एक्सप्रेस वे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं उसमें गोरखपुर लिंक जो है एक्सप्रेस वे, एक इसकी लंबाई कितनी है, तो 91.35 किलोमीटर है। ये इससे होने वाले लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे, तो गोरखपुर होगा, दूसरा इसमें आजमगढ़ आएगा, तीसरा अम्बेडकर नगर और फिर होते हुए संत कबीर नगर तक जाता है। और यह जो है गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो है जोड़ता भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 302.22 किलोमीटर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और ये अगर हम बात करें तो लाभान्वित जो जिले हैं इससे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ से आगरा तक ऐसे इस तरीके से इन जिलों से होकर गुजरकर जो है ये एक्सप्रेस वे जाती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे का पहले जो नाम था वो था ताज एक्सप्रेसवे। ठीक, इसकी कुल लंबाई जो है 165.5 किलोमीटर है और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसकी जो है ये एक्सप्रेसवे बनाई गई है। इसमें अगर देखा जाए तो जिले कौन कौन से अटैच हैं, तो आगरा हो गया, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर आते हैं। ठीक है। फिर अब आप देखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है, तो 593.94 किलोमीटर है। और इससे लाभान्वित जिले तो देखिए हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बदायूं, प्रयागराज, संभल, उन्नाव, ठीक है, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और अमरोहा, इतने सारे जिले जो है इससे लाभान्वित होते हैं। फिर हम बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी लंबाई टोटल 340.82 किलोमीटर है और ये गाजीपुर से लखनऊ के मध्य जो है विकसित किया गया। ठीक है, गाजीपुर से लखनऊ के मध्य जो है क्या किया गया है, विकसित किया गया इसे। इससे लाभान्वित वाले जो जिले हैं वो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, इतने सारे जिले जो है होते हैं। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। इसका शिलान्यास जो 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इससे लाभान्वित जिलों की बात करें तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया, फिर इसके बाद इटावा जो कि कुटरेल गांव जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ जाता है। तो ये इतने सारे लाभान्वित जिले हैं। लंबाई इसकी 296.07 किलोमीटर है। गोंडा गांव, भरतकूप, चित्रकूट से झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से ये प्रारंभ होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया राजमार्ग। अब हम देखेंगे रेल परिवहन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जो है वो है 8,808 किलोमीटर है 2019-20 के अनुसार। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी जिसको हम कोर कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो देश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो ये 1859 में चलाया गया था, इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक, जो कि अभी इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि ये प्रारंभ में आगरा और दिल्ली के मध्य परंतु अब झांसी तक जो है चलाई जाती है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता का उपयोग जो है लगभग कितने प्रतिशत तक किया जाता है, तो 150% तक किया जाता है। प्रयागराज को जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बनाया गया था, तो 2003 में बनाया गया था। ठीक है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है ये कब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल सराय है, जिसका अभी नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है। तो सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल जो प्रभाग कितने हैं, तो टोटल 9 हैं। इसके बाद रेलवे की सवारी डिब्बों यानी कि कोच के निर्माण का कारखाना कहाँ है, तो लालगंज, जो कि रायबरेली जिले में स्थित स्थान है, वहाँ पर पड़ता है। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। अब हम बात करेंगे जल परिवहन की।
उत्तर प्रदेश के रेलवे परिवहन हो गया। अब उत्तर प्रदेश के जल परिवहन की बात करेंगे तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जो जल मार्ग है, जल मार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की बात करें तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये गुजरती है और इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया जल परिवहन। अब उत्तर प्रदेश के वायु परिवहन की बात करेंगे तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका आता है कुशीनगर। तो कुशीनगर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर है। ठीक है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम बनाया गया है। नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर में है, जो कि ये निर्माणाधीन है, अभी निर्माण नहीं हुआ है, हो रहा है। ठीक है, और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमौसी स्थान है, वहाँ पर पड़ता है। तो इतने सारे जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन हवाई अड्डे जिसके बरेली हवाई अड्डा कहाँ पर है? बरेली। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर। झांसी हवाई अड्डा झांसी। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर। आगरा खेरिया, जिसको खेरिया हवाई अड्डा कहते हैं, आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी में पड़ता है। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर में, कानपुर में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो आगरा में। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा का विकसित कहाँ पर किया? तो सोनभद्र में म्योरपुर स्थान है, वहाँ पर किया है। ठीक है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो बमरौली प्रयागराज में बनाया गया। भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो झांसी एयरपोर्ट है। ठीक है, सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट ये बक्सी का तालाब में है, लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे हवाई अड्डों से संबंधित या वायु परिवहन से संबंधित जो प्रमुख अन्य तत्व थे उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि से रिलेटेड चीजें। अब कृषि संबंधी कुछ प्रमुख तथ्य हैं, सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। जैसे कृषि जलवायु टोटल कितने हैं? कृषि जलवायु प्रदेश टोटल उत्तर प्रदेश में 9 है। चकबंदी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 1954 में किया गया था। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को किया गया। ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो परियोजना है, इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में किया गया। सबसे पुरानी नहर जो उत्तर प्रदेश की वो है पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 में इसको बनाई गई थी। किसान रथ योजना की शुरुआत 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत 2008 में किया गया। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में किया गया। सबसे बड़ी नहर जो है वो है शारदा नहर। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उनको जानते हैं। फैक्ट को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो कृषि ही है, किसान खेती ही है। ठीक है, और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर आता है। सकल सिंचित क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 229.94 लाख हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो है वो 144.16 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो 163.68 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मक्के की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मक्के से संबंध की बात करें तो मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो हरदोई जिले में होती है। और मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र यानी कि बोया जाता है वो कन्नौज में बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक मक्का उत्पादकता जो जिला है वो है बहराइच में। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन टोटल कितने? तो 3 है। आगरा में आलू निर्यात है, लखनऊ से आम निर्यात और सहारनपुर में आम निर्यात। 3 निर्यात जोन है, इसको भी याद रखिएगा। अरहर की खेती की बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करेंगे तो अरहर में तो इटावा जिला का नाम आएगा। और सर्वाधिक क्षेत्र बांदा जिले में है। सर्वाधिक उत्पादक फतेहपुर जिला होता है। ठीक है, प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ 2009 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। रबी की फसल उत्तर प्रदेश में तो गेहूं, जो चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सभी कौन सी चीज़ें? ये रबी की फसल है, आपको याद रखना है। खरीफ की फसलों में अगर हम देखेंगे तो चावल प्रमुख रूप से आता है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा, ज्वार और सनई, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो उसमें खरबूजा आ जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, प्याज, तरबूज, ककड़ी, काशीफल, ये सभी जो है जायद की फसलों में आ जाएगा। जौ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर्वाधिक जौ उत्पादक जो जिला है वो एटा जिला हो जाएगा। और जौ की अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा सर्वाधिक उत्पादकता तो एटा जिला में ही होता है।
और जौ का सर्वाधिक क्षेत्र जो है बोने में देखेंगे तो झांसी जिले में बोया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो सब उत्तर प्रदेश में बाजरे की बात करेंगे तो बाजरा में सर्वाधिक उत्पादकता जो होता है वो मैनपुरी जिले में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला जो अगर हम बात करें तो बदायूं में बोया जाता है, और सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला जो है वो आगरा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादक जिला हरदोई है, सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में, और सर्वाधिक क्षेत्र जो है हरदोई है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चावल से संबंधित, चावल उत्तर प्रदेश में भारत में अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान आता है, सबसे पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र अगर देखेंगे जिलों में तो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में चावल बोया जाता है, चावल की खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो होता है वो बिजनौर में होती है, और सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला जो है शाहजहाँपुर है। ठीक है। ज्वार की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो बांदा है, और सर्वाधिक क्षेत्र भी बांदा ही है, और सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो सोनभद्र क्षेत्र जिले में होती है। फिर इसके बाद देखेंगे केले, केले से संबंधित प्रमुख जो कुछ किस्में हैं, किस्में की बात करते हैं तो इसके किस्में मालभोग, दूधसागर, अधवेसर, अल्फा, चंपा और चीनी, ये सभी केले के प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख अमरूद की प्रमुख किस्मों में। अमरूद की प्रमुख किस्मों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका लखनऊ 49, जिसको सरदार के नाम से भी जानते हैं, प्रमुख किस्म है। इलाहाबादी सफ़ेदा प्रमुख किस्म के अंतर्गत आता है। ललित, ललित बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा, और सुरखा भी अमरूद की प्रमुख किस्म का नाम है। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इसमें आम, आम के प्रमुख किस्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आम के प्रमुख किस्म की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक जिले की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर, यहाँ सबसे ज़्यादा पैदावारी होती हैं। और प्रमुख किस्में और उत्पादन स्टेम आम, स्टेम आम की अगर हम बात करें तो सहारनपुर, मेरठ में पैदावारी होती है। लंगड़ा आम की खेती मेरठ और वाराणसी में होती है। दशहरी आम जो है मलिहाबाद क्षेत्र जो लखनऊ में पड़ता है, ये विश्व प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है तो मीठा पान, महोबा पान, बनारसी पान, कपूरी पान, देशावरी पान, कलकतिया पान, रामटेक पान, मगही पान, सांची पान और बंगला पान, इतने सारे वैरायटी पानों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं इसमें वर्ष 2021-22 के तहत जो आया था प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है। तो चावल उत्तर प्रदेश के उत्पादन मिलियन टन यानी कि 15.27 मिलियन टन हुआ था 2021-22 में, और देश में उत्तर प्रदेश का इसमें हिस्सा रहा था 11.7%, और चावल में देश में दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी याद रखिएगा। गेहूं की बात करेंगे तो 33.95 मिलियन टन उत्तर प्रदेश में उत्पादन हुआ, जो कि इस हिस्से की बात करेंगे तो प्रदेश का देश में हिस्सा जो था 31.77% था, और इस हिसाब से गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 56.11 मिलियन टन उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन हुआ, 17.7% इसकी हिस्सेदारी रही थी, और प्रथम स्थान आता है पूरे भारत में। गन्ने उत्पादन की बात करें तो 177.43 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 41% इसका हिस्सेदारी रहा था पूरे भारत में, और पहले स्थान पर गन्ने उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश की आता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती से संबंधित प्रमुख जिले। तो फूलों की खेती की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में किया जाता है, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में फूलों की खेती की जाती है। यहाँ इतने सारे जिलों में जो है फूलों की खेती होती है। अब इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है तो महोबा जिले में स्थित है। महोबा का पान फेमस है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा, आंवला छूट गया था तो प्रतापगढ़ है, याद रखिएगा। और प्रतापगढ़ का ओडीओपी भी आंवला उत्पादन ही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले तो 2 जिले आते हैं, सहारनपुर और मेरठ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन कहाँ पर होता है तो प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में होता है। आलू निर्यात जोन स्थित है ये कहाँ पर तो आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो स्थित है गाजीपुर में स्थित है। प्रदेश में पुष्प इत्र जो बनाया जाता है कन्नौज में बनाया जाता है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है। और चैनल से जुड़े रहेगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।